अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज। नॉवल का नाम है हब्से मोहब्बत और इसको लिखा है उस्मा उस्मान ने, जिसकी किस्त नंबर है 3। आयशा जान गई वो चिकना घड़ा था। ओके, टॉक टू यू लेटर। वो ऑफ हो गई। उफ, इसे सर में दर्द महसूस हुआ। अरहम पिंडी में था और शादी के दिन गिन गिन कर गुजार रही थी। अरहम और उनका राबता यूं ही बहाल था, जरा बराबर भी इसमें फर्क नहीं आया था। ना वो रह सकता था ना आशू। दिन गुजरने लगे। उड़ती उड़ती सुनी थी आज़र पाकिस्तान वापस आ चुका था। अरसल और अरहम ने शराकत से कारोबार का आगाज़ किया था जो फल फूल रहा था। इस अनजान नंबर वाले शख्स ने अपना नाम साइम बताया था और उसका कहना था कि उसने आयशा को मॉल में देखा था जब वो पैरालाइज नहीं हुआ था। वो तब उससे उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था। आयशा को कुछ भी याद नहीं था, ना ही वो उस आदमी की बातों में आया करती। इसके लंबे लंबे टेक्स्ट के जवाब में हूँ हाँ से काम चला लेती। कोई मशवरा मांगना तो वो दे देती। इससे ज़्यादा इससे औकात से बाहर आने की इजाज़त आयशा ने नहीं दी थी। ना ही उसके मोहब्बत वाले ड्रामे पर आयशा ने यकीन किया था, ना ही इसे ज़रूरत थी। अम्मी भाई के लिए लड़की देख रही थी। उनका ख्याल था आयशा के जाने के बाद घर सुना हो जाएगा, तो वो बिलाल के लिए कमर कस के मैदान में उतर रही थीं। बीकॉम का स्टूडेंट बिलाल सुबह शाम अम्मी के आगे मिसालें देता नजर आता था, जिसका कहना था कि एक बला टल रही है तो दूसरी लाने की क्या ज़रूरत है, ये कि अभी वो बहुत छोटा है। आयशा की तरह से ज़िंदगी का वाहिद मकसद शादी ही नहीं है। आयशा से घूरने लगी। आयशा भी अम्मी की साइड हो जाती और उसे समझाने लगती कि उसकी पतली हालत देखकर आयशा खूब हंस उठाती थी। कब आएगा वो दिन आशू जब तुम मेरे घर में मेरी सेज पर सज कर बैठोगी? अरहम ने मसनूई आह भरी। आयशा उसके ड्रामों से वाकिफ थी, इसलिए खामोश रही। कुछ बोलो ना, चुप क्यों हो? मोबाइल की दूसरी जानिब से किया गया। हाँ, मैं कुछ बोलूँ और आप मेरी कोई बात पकड़ लें, फिर एक हफ्ता मेरा रिकॉर्ड लगाएंगे। मुंह बसोर कर कहा। मैं सीरियस हूँ आशू। अरहम ने कहा। तो मैं क्या करूँ? आशू ने इसे तपाया। तुम जानती हो, मंगनी से शादी के दरमियान जो पीरियड होता है वो ज़िंदगी का सबसे हसीन हिस्सा होता है। बाद में जितना मर्जी प्यार हो, ये दिन बहुत ज़्यादा आते हैं। वो सच कह रहा था। अशु ने करवट ली और वो मुस्कुराने लगी। और जब मंगेतर मेरी अशु जैसी हो तो बस दिल करता है। उसने बात अधूरी छोड़ी। शायद वो कहना चाहता होगा कि अशु जैसी मंगेतर हो तो ये पीरियड गोल्डन नहीं जुदाई लगता है। तो अशु दिल संभाले पूछने लगी, तो ये कि पीरियड जितना लंबा हो इतना अच्छा है? वो कहते हुए ना दूर के ढोल सुहाने वो शरारत से कहने लगा। अरहम। अशु जलकर खाक हो गई। उसने मोबाइल कान से हटाकर घूरा और कॉल काट कर दी। मोबाइल ऑफ करके वो सोने लगी। सोने से पहले उसने कैलेंडर पर निगाह डाली थी, जहां इसने शादी की डेट पर बड़ा सा गोल दायरा बना रखा था। इसके मुताबिक अभी 2 महीने और बाकी थे। बोल लो अरहम, गिन गिन के बदले नाम न लिए तो मेरा नाम भी आयशा नहीं। वो नींद में जाने लगी। 1 हफ्ते बाद वो इस मैसेज वाले बंदे की बातों की आदी हो चुकी थी, या ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि उसने समझौता कर लिया था। इससे हमदर्दी थी और कुछ नहीं। 1 माह बाद वो रोते हुए कालीन पर बैठ के उसे ऐसे लगा जैसे जीने का मकसद ख़त्म हो गया है। वो अब जिंदा क्यों थी? ये सवाल वो दिन में 1000 बार खुद से कर चुकी थी। अरहम ने इसे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाला था, इसे इस दुनिया से निकाल फेंका था। हालांकि ये सज़ा उसने खुद अपने लिए तजवीज़ की थी। अरहम ने अपनी फेसबुक से इसे निकाल दिया था, इसे ब्लॉक करके अपनी ID डिक्लेयर कर दी थी और फिर नंबर वो चेंज कर चुका था। आयशा आसमान से ज़मीन पर पटक गई थी। वो टूटी नहीं थी, वो मर चुकी थी। दिल था जो फटने के करीब था। धड़कन थी कि मध्यम हो जाती थी तो कभी बढ़ जाती थी। शायद दिल में अभी भी अरहम के बगैर अभी इसको आदत नहीं हुई थी। रोते रोते उसका सांस अटकने लगा और एक हाथ से सीने को मसलते वो बैठे बैठे रुकू की हालत में मुड़ गई। इसने सर बेड की पालनीति पर टांका था। अल्लाह मेरी मदद करते। तबाह हस्ती से एक सदा निकली थी। अल्लाह मेरा गम दूर कर दे। वो चिल्लाई थी, धाड़े मार के रोई थी। इसे अपने हाल पे रोना आया था। ऐसा क्यों हुआ कि इस मनहूस वक्त को याद करने लगी जब इसका पहली बार मैसेज आया था। बैठो वापस। उसने उससे वापस बिठाया। मुझे तुम्हारे आंसुओं से तकलीफ हो रही है, मुझसे नहीं देखा जा रहा। क्या तुम समझ रही हो? उसे पुरसुकून करना चाह रहा था। वो खामोश हुई। अम्मी और नफीसा बेगम चली गईं। मेरे ख्याल से इनकी शादी कर देनी चाहिए। नफीसा बेगम कुछ मुतहविश से हुई थीं। अम्मी ने सर हिलाया और वो आसूदगी से मुस्कुरा दी। उसका मूड बेहतर हुआ था। अरहम उसकी जानिब देखकर जुमानी अंदाज में मुस्कुराया और उसने सर झुका लिया। बड़ी बात थी।
उनकी शादी की डेट 6 माह बाद रखी गई थी। वो शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। हवाओं में उड़ते वो अरहम संग रुखसत होने के ख्वाब देखने लगी थी। उसकी मंजिल कदमों तले आने वाली थी और वो बेहद खुश थी। अरहम यूनिवर्सिटी डिग्री लेकर पिंडी आ चुका था और कॉल और मैसेजेस के जरिए राब्ते में थे। उनका राब्ता बराए नाम ही था, लेकिन अरहम ने इसे टोका था कि आदत डालो अकेले रहने की। शादी के दिन नज़दीक आ गए तो मुंह पर फटकार बरसेगी। वो सुनी अनसुनी कर देती और रोज़ सोचती कल से बात कम करेंगी और फिर से वही हाल। अरहम को बताती तो वो हंस देता और उसे चिढ़ाने लगता। वो जैसे कर लाई थी, तड़पती थी, आह कोई सारी दौलत ले लेता, सब कुछ ले लेता और उसे वो वक्त लौटा देता। मर के जिंदा होने जैसी ख्वाहिश थी, नामुमकिन बिल्कुल। इसकी हालत वैसी ही थी जैसे गुनहगार मरने के बाद एक बार जिंदा होने की मोहलत मांगता है। गया वक्त वापस नहीं आता। वो एक बार फिर माजी में खो चुकी थी। 1 माह पहले आयशा अंगड़ाई लेकर उठी थी। हस्बे आदत अरहम के मैसेजेस का रिप्लाई किया और वो सोने नहीं, अरहम के मैसेज देखकर फ्रेश होती। और हाँ, अब साइम के भी मॉर्निंग मैसेजेस मिलना शुरू हो गए थे, जिस पर इसे परवाह ना होते हुए भी रिप्लाई करना पड़ता था। और हाँ, अब इसे खौफ नहीं होती थी। साइम एक बेज़रर और दिलचस्प इंसान था, या ऐसे लगता था। इस टाइम नूरिया और सफ़िया भी साथ चली आईं और उन्हें देखकर आशू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही न था। वो लॉन में उनके लिए एक पुरतकल्लुफ़ चाय ले आई। इन्हें अनकरीब होने वाली शादी से आगाह किया तो मानो सफ़ा उछल पड़ी थी। क्या शादी? कब? कहाँ? हमें क्यों नहीं बताया? नहीं मतलब आज हम ना आते तो तुम गैरों की तरह कार्ड भेज देती और हम इस पर लिखी डेट के मुताबिक पहुंच जाते। सफ़ा ने ज़ोर से टेबल पर हाथ मारा और उसे वाकई गुस्सा आया था। होना सियासतदान पूरी सफ़ा, तुम अल्लाह की बंदी पूरी बात तो सुन लेती। कह तो ऐसे रही हो जैसे 1 हफ्ता रह गया है या कल हो रही है शादी। तुम बेखबर रह गई हो, हद होती है। अभी पूरे 59 डेज बाकी हैं, 2 महीने में से 1 दिन कम। इसका बस चलता तो वो मिनट और घंटे सेकंड भी बता देती जो उसे तुम लोगों ने ही करवाने में इंतजामात मेरी अजबर थे। आखिर शादी थी हमारी अशोक की बहन की, कोई आम थोड़ी थी। आयशा ने अपोजिशन जमातों की तरह इसे झाड़ा। सफ़ा अपना मुंह लेकर रह गई। सियासतदान हो ना तो। नूरिया का मोबाइल बजा। वो साइड पर जाके कॉल सुनने लगी। जी आफी, या ओके, हाँ मैं अशोक की तरफ आई हुई हूँ जी, सफ़ा के साथ। घर जाके कॉल बैक करती हूँ आपको। वो कॉल कट करती मुड़ी तो सफ़ा और आयशा कमर पर हाथ रखे खड़ी थीं। वो सटपटाई। वाह भाई वाह, ऐसे पूरा नाम क्या है जीजू का? आफिल, काफिल, नीम, इरफान, अफनान वगैरह वगैरह। ये आयशा थी जो हमेशा की तरह सही अंदाजे लगाने में मसरूफ़ थी। बकवास, हटो साइड पर, काको बिना डाला। नूरिया जजीज होते हुए बोली, हमसे पंगे? ना जी ना, ये रंग है ना मोहब्बत के हैं। हम रहे हैं इस मैदान के शाहसवार। जल्दी फूटो, मामला क्या है? आयशा ने लड़ाका औरतों की तरह हाथ नचाया। नूरिया को हथार डालने ही पड़े। ये दोस्त भी न शक्ल से पता नहीं कैसे अंदर की बात जान लेती हैं। इसने बताना शुरू किया। आफ़ी का पूरा नाम अफनान है और अम्मी के फर्स्ट कज़न के बेटे हैं। मुझे इन्होंने प्रपोज़ किया था अस्मा की शादी में, तो मैंने सोचने के लिए टाइम मांगा था। अब कभी कभार बात हो जाती है और मैं हाँ कहने वाली हूँ। वो आंखें झुकाए बोलने लगी। ओए होए, हमसे भी राजदारी। सफ़ा ने उसके पेट में मुक्का मारा और बिलबिला उठी। सफ़ा, अल्लाह पूछे तुम्हें। नूरिया ने दांत कुचलाए। इन दोनों ने मिलकर अगले 2 घंटे इसका रिकॉर्ड लगाए रखा। नूरिया का मोबाइल दोबारा रिंग हुआ तो उसका ख्याल था अफनान का ही मैसेज होगा। जुमानी अंदाज में एक दूसरे को देखते मोबाइल स्क्रीन पर झुक गई थी, मगर वहाँ अफनान नाम भी किसी बंदे का कोई मैसेज नहीं था, बल्कि किसी जीशान का मैसेज था जो हाल अहवाल दरियाफ्त कर रहा था कि नूर ये कैसी है, कहाँ गायब है। दोनों चौंक गई कि नूरिया ये ऐसी नहीं लगती। नूरिया, अफनान का तो तुमने बताया है, ये जीशान कौन है? ऐसे मैसेजेस क्यों कर रहा है? कज़न है क्या? आयशा ने हैरत से इस्तफसार किया। अरे नहीं यार, ऐसे ही रॉन्ग नंबर था, बात करते करते आदत सी हो गई है तो छोड़ा नहीं जाता। वो शर्मिंदा सी बताने लगी। आयशा कुछ बोलने ही लगी थी कि यह गलत है। जब मोहब्बत वफानान से करती है तो जीशान से क्यों ताल्लुक़ रखे हुए है? क्या वो नहीं जानती कि मर्दों को सिर्फ बाकिरदार औरतें पसंद करती हैं और ये मोहब्बत में तीसरे फरीक को शरीक करना कितनी गलत बात है? वो जुमले तरतीब देने लगी थी कि एकदम उसके जिस्म में सनसनाहट हुई और वो खुद क्या कर रही है। साइम भले पैरालाइज था, मगर था तो एक मर्द ही। अगर अरम को पता चल जाता तो जितना भी रोशन ख्याल था इसकी तरफ, इसका दिल इससे ज़्यादा नहीं सोच सकती थी। इसकी आंखें खुल गई थीं। इसे लगा भी कि कुछ नहीं बिगड़ा, वो सब सुधार लेगी। वो सिर्फ अरहम से मोहब्बत करती है और उसकी है और इसी की रहेगी। और अरहम भी तो कहता है इसे इसके किरदार से मोहब्बत थी। वो सन्नाटे में आई थी, इसे लगा नूरिया एक बहाना थी। कुदरत ने इसके आंखें खोलने का मौका ही दिया था। शुक्र बर वक्त होश में आई। वो नहीं जानती थी कि अब बहुत देर हो चुकी थी।
एक माह बाद वो माजी से हाल में आई थी। इसे लगा कोई खौफनाक ख्वाब था। अभी अरम का मैसेज आएगा, अभी वो कॉल करेगा और हो सकता है रात वो उसे अपने साथ ले जाने घुमाने भी आए। हाँ, ये ख्वाब ही होगा, बस ऐसे ही पागल हुई हुई है, वो बीमार थी ना इसलिए ऐसी हो गई होगी। खुद को तसल्ली देते हुए ड्रेसिंग टेबल पर खुद को घसीट लाई। अपना मुंह आईने में देखते उसकी आंखें फट गईं। वो लाडली दुलारी क्यूट आयशा नहीं, कोई हड्डियों का बंजर थी को जो मिट्टी में मिलने को तैयार था। आंखों में हल्के नहीं खड्डे पड़ गए थे, होंठों पर पिपड़ी जम गई थी। उसके बाल जैसे वो हमेशा स्ट्रेट करके रखती थी, वो आज धूल से अटे हुए लग रहे थे। वो होश की दुनिया में आई और इसने अपने शीशे में नजर आते अक्स को छुआ। गहरे गहरे सांस लेने लगी, जैसे आंसुओं को अंदर ही घूंट के मार देना चाहती हो। वो पीछे हटने लगी, बड़बड़ाने लगी, ये मैं नहीं हूँ, नहीं मैं। अरे मेरा यकीन है, वो मेरा यकीन करेगा, वो नहीं छोड़ सकता मुझे, वो मर जाएगा मेरे बगैर। वो मोहब्बत करता है मुझसे, मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वो बड़बड़ाते हुए ये भूल गई कि ये अपने लिए उसने खुद ही तो मुंतखब किया था, खुद जानबूझकर उसने सज़ा अपनाई थी। जैसी हकीकत का दराक हुआ वो ज़मीन पर ढेर हो गई। दिल फटने लगा। अरहम, मैं खुद के लिए जालिम बनी थी। अरहम, आप रहम करते मुझ पर। वो रोने लगी और जोर से पीछे दीवार में ठोका था। रोने लगी बेतहाशा हद तक। अल्लाह मेरी मदद कर दे, इसे मुझे लौटा दे, मेरा गम ख़त्म कर दे। इसे अब अल्लाह याद आया था। हाँ, अभी तो याद आना था, अभी आना था याद। दूर आसमानों पर फरिश्ते भी अशरफुल मखलूक़ात पर इस्तेज़ाद करते होंगे कि देखो, इनको कभी सेलिब्रेशन में इनको अल्लाह याद नहीं आता, कभी खुशी के मौके पर ऐसे आंखों में आंसू के अल्लाह का शुक्राना नहीं देते। ये अपने गम की इंतहा पर इस मेहरबान रब को याद करते हैं जो उन्हें सब देने पर कादिर है। आयशा को अल्लाह से शर्म आई और उसे अपने आप से घिन आई कि वो कैसी इंसान थी, कितनी गिरी हुई, कितनी धुतकारे जाने के काबिल। अल्लाह फरमाता है कि मैं काफिर की बख्शिश का तो इम्कान है, मगर मुशरिक कहीं नहीं बचता, काफिर भी नहीं बचता। मोहब्बत चाहे रब से हो या उसके बंदे से, मोहब्बत शिर्क से पाक होनी चाहिए। वो होशो खैरत से बेगाना होकर गिरी थी। क्या हुआ था एक माह पहले जो इतना मोहब्बत करने वाला इंसान इससे बददिल हो गया था? उनकी शादी थी। हुआ क्या था? हम इस शाम में चलते हैं जहाँ आयशा को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस ठंडी शाम में नीले आसमान के नीचे वो बर्फ हुई थी। सफ़ा और नूरिया को रुखसत करके वो वापस लॉन में आई थी। केन की कुर्सी पर अपना इसने गिरा कर सर हाथों में थाम लिया। ओ खुदा, मुंह से सरगोशी निकली। अगर मुझे देर हो जाती तो? अरे तो मुझसे बदजनी हो जाते। ओ खुदा, इसने अपना मोबाइल ढूंढा। इसे याद आया मोबाइल उसने कमरे में रखा था और कमरे की तरफ भागी थी। जो भी करना था जल्दी करना था और अब वो मजीद देर नहीं करना चाहती थी। कमरे में आकर उसने अपना मोबाइल उठाया और साइम को मैसेज किया। वो ऑफलाइन था। पल पल अजाब था, एक सज़ा, आगही का इदराक। उफ। वो जले पैर की बिल्ली की नाखून चबाती कमरे में चक्कर काटने लगी। वक्फे वक्फे से मोबाइल पर नज़र कर रही थी। सिल्की स्ट्रेट बाल कमर पर पड़े हुए थे। वो चलती तो आगे जाते और वो आगे के पीछे अड़स लेती। दिल धक धक कर रहा था। पूरे 15 मिनट तक वो कमरे में घूमती रही थी। मोबाइल की बीप बजी। साइम के मैसेज थे। क्या हुआ आयशा, आप इतने मैसेज क्यों हैं? वो तफक्कुर से पूछने लगा। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, आप तवज्जो से मेरी बात सुन लें प्लीज़। वो धक धक करते दिल के साथ साथ जल्दी जल्दी टाइप कर रही थी। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ, क्या बात है? आयशा बेड पर बैठ गई। देखिए, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। साइम बोला, शब आप एक अच्छे इंसान हैं, मगर मैं अपने मंगेतर को धोखा नहीं दे सकती। एक माह बाद मेरी शादी है और मैं वैसे भी किसी किस्म का कांटेक्ट नहीं रखना चाहती। आप मुझे इजाज़त दें। इसने दो टोक एक फैसला किया था। ठीक है अशु जी, इसका मैसेज आया। अशु ने थूक निगला। दिल को कुछ हुआ। आह, वही सिन्फो नाजुक की नरम दिली। आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत खा हूँ। देखिए, मैं मजबूर हूँ और मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। उसने अलविदाई मौक़िफ़ अपनाया। उसे जल्द अज जल्द सब खत्म करना था। हम क्या, हमारी औकात क्या अशु जी, हम तो बेकार लोग हैं। दुनिया की ठोकरों पर, व्हील चेयर पर जिंदा हम दुखे हुए लोगों की किसी की क्या बात बुरी लगेगी? साइम जैसे खुद पर हंसा था। वो दिल गिरफ्ता हुई। ऐसे मत बोलें, अल्लाह आपको सारी खुशियाँ दे साइम। ऐसे इंसान जो आपको समेट मिले कि आपको ब्लॉक करने लगी हूँ। आपने कुछ कहना है? उसने पूछा। कहना है? जी बोले, मैं सुन रही हूँ। मोहम्मदन गोश हुई। तुम लड़कियाँ इतनी अच्छी नरम दिल और ख्याल रखने वाली क्यों होती हैं हमारे हम इस दोस्तों के बरक्स? वो हंसी। पता नहीं, और कुछ कहना है आपको? दिल तो नहीं कर रहा, मगर कह रह देता हूँ, बहुत एंजॉय किया आपके साथ। वो महजूज होकर बोला था। आयशा की मुस्कुराहट सिमटी। दिल रुक के ज़ोर से धड़का था। क्या मतलब? इसने आंखें मोबाइल पर लगाईं और तर्ज तबादल बदला और मिनते हवा चौंकी थी। मतलब ये कि बहुत मासूम हो अशु जानी, तुम मुझे पहचान नहीं सकी? सोचा था आगे
तक चलेंगे, लेकिन शायद तुम्हें अकल आ गई है तो सोचा बता दूं। वो हंस रहा था गालिबन। आयशा का दिल रुका था, गहरी सांस ली थी। उसने हाथ कांप रहे थे, टाइप करने की हिम्मत नहीं थी। वो मुंह पर हाथ रखती जमीन पर बैठ गई थी। इसने लिखना चाहा था, हाथों ने साथ नहीं दिया था। इसने लिहाज बलाई ताक रख कर कॉल लगाई थी जो 2 सेकंड में रिसीव हुई। उसने कांपते हाथों से मोबाइल कान से लगाया और फिर कुछ न बोली। कॉल की दूसरी तरफ जानिब आजिर था जो शायद हंस हंस के मरने वाला हो रहा था। अशु, मैं पैरालाइज हूँ, हा हा हा, मैं चल नहीं सकता। और वो फिर से हंसा था। इतनी सी बात पर ही यकीन कर लिया? मुझे तो लगा था कि मैं पकड़ा जाऊंगा। अरहम ने मेरा हाथ तोड़ा था ना। 2 माह अपने टूटे हुए हाथ को गले में लटका कर फिरते हुए मैंने यही सोचा था कि आदिर का जबड़ा तोड़ूं या इसे जान से मार दूं। फिर मैंने सोचा बेहतर है ना इसका दिल ही तोड़ दिया जाए। वो महजूज सा बोल रहा था। आशा के हाथ से मोबाइल गिरकर कारपेट पर गिरे। मोबाइल से इसे आदिर के कहके की सुनाई दे रही थी आवाज़। इसने कांपते हाथों से मोबाइल वापस कान से लगाया। वो बाज रखना चाहती थी इसे ऐसा ना करे। कुछ बोलने के लिए लब खोले ही थे कि कल जूनी में सीन का क्लाइमेक्स करते आशु जी, वो जैसे मज़े लेकर बोला था, शादी में भी 1 महीना रहता है। ये तो पता है कि कितने घंटे बाकी हैं, ज़रा हिसाब तो लगा कर बताएं। वो हस्बी आदत अपनी तरंग में था। अरहम, मुझे आपको कुछ बताना है। वो अरहम का मोहब्बत भरा अंदाज सुनकर रो दी थी। पागल, अरहम साथ था, इसके क्या फिक्र थी, कितना प्यार करता था वो इसे। अशु, तुम रो रही हो क्या? तुम ठीक तो हो? अम्मी ने डांटा है क्या? क्या बताओ मेरी रानी, क्या हुआ है? वो अशु के आंसू भी सुनकर तड़प गया था। इसे बेचैनी हो गई थी। अरहम, वो आजिर ने। वो रो दी। वो उठ गया और अपनी जगह पर टाई की नॉट ढीली की थी। क्या किया आजिर ने? अशु मेरी जान, तुम ठीक हो ना? प्लीज़ बोलो, मुझे घबराहट हो रही है। अशु मेरी गुड़िया, बताओ ना। अपने अरहम को नहीं बताओगे क्या? मैं देख लूँगा उसे। वो बेचैन हो गया था। मैं ठीक हूँ अरहम। वो पुरसकून हो गई थी। फिर क्या बात है, बताओ मुझे। आजिर ने मुझे चीट किया है। अरहम, पैरालाइज होने का नाटक करके उसने मुझे फूल बनाया था। वो के बोलती रही। मैं कुछ समझा नहीं। अशु तुम खुल के बताओ क्या हुआ है। वो चौंक गया। अरहम के मोबाइल पर आजिर की कॉल आने लगी थी। वो चौंक गया था बुरी तरह से। उसने अशु की कॉल ड्रॉप कर दी थी और आजिर क्या कह रहा था वो सुनना ज़रूरी था। हेलो ब्रदर, वो महजूज सा बोला। कॉल क्यों की है? अरहम मुठियाँ भींचते हुए बोला। कल जूनी में एक आखिरी मुलाकात करते हैं जिगर। तूने मेरा हाथ तोड़ा था, मैंने तेरा दिल। अब कल हिसाब बराबर करते हैं। अपनी माशूका के साथ आना। साथ ही उसने कॉल काट दी थी। अशु मुसलसल कॉल कर रही थी। कल जूनी में मिलते हैं अशु, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं देख लूँगा। उसने अशु को पुरसुकून करना चाहा था। वो खुद जितना भी डिस्टर्ब था। अरहम, जूनी में क्यों? हमारा जूनी में क्या काम? आयशा को बू आई थी किस चीज़ के जलने की, जैसे किसी ने तवे पर मिर्चें डालकर छोड़ दी हों। कल मिलते हैं, तुम रिलैक्स हो जाओ। उसने कॉल काट दी और कल के लिए लाहेअमल तैयार करना शुरू कर दिया। और जूनी में क्या हुआ था? आजिर ने अरहम को अपनी कन्वर्सेशन दिखाई थी और कहा था कि जिसके किरदार के पीछे वो पागल था वो सिवाय 2 लफ्ज़ों की मार कुछ नहीं था। अरहम के कुछ दोस्त और आजिर के यार भी साथ थे और लड़कियों में से नूरिया और अशु भी थीं। अरहम सब सुनकर दिल खोल कर हंसा था। हा हा हा, आजिर, अशु मुझसे पूछे बिना एक कदम नहीं उठाती। उसने बताया था मुझे एक बेबस पैरालाइज इंसान का किस्सा। मुझे कोई गिला नहीं, मेरी अशु बहुत नरम दिल है। देखने वालों ने देखा था। अरहम ने अशु का एक हाथ पकड़कर अपने साथ किया था। आजिर का उड़ता रंग, इसका प्लान बर्बाद हो चुका था। इसे लगा था कि अरहम आयशा से बदजन होगा, इसे लानत मलामत करेगा, मगर यहाँ तो कुछ और ही सीन ना। देख लूँगा। वो मुक्का लहराता वहाँ से चला गया। अशु की जान में जान है। अरहम ने 1 सेकंड में अपना बाजू खींचा था और आगे बढ़ता हुआ अशु को पीछे छोड़ के अशु उसके पीछे भागी थी। इससे माफ़ी मांगनी थी। अरहम बात सुने। उसने अरहम का बाजू पकड़ के रोकना चाहा था और अरहम ने बेदर्दी से इसे अपना हाथ छुड़ाया। यू शट अप। वो मंजमद हो गई। बर्फ का पुतला जिसे जरा सी आंच पिघला देती थी वो भरभरी रेत की मानिद हो गई। अरहम अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा था और वहीं रुकी हुई थी। इसे लगा था कि वो हवा में मुअल्लक हो गई है और फ़ज़ा में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है। वो अरहम को जाता देख रही थी और उसे रोक नहीं पा रही थी। आंखों में ढेरों ढेर आंसू आए थे। सच शुक्र था कि अरहम ने इसे रुसवा होने से बचाया था। अगर इसे दुनिया की नज़रों में बरी करके अपनी गुनहगार नज़रों में यूं कर लेता तो वो दहल गई थी। आंसुओं को रोकती वो मरे मरे कदमों से बाहर की जानिब बढ़ने लगी। घर आकर वो कमरे में बंद हो गई थी। वो रोई थी बेतहाशा बेहद। वो अपनी सारी गलतियां अपने आंसू से धोना चाहती थी। अम्मी ने पूछ पूछ कर थक चुकी थी मगर वो कुछ बताने को आमादा ही ना थी। क्या बताती? ये कि अम्मी मैंने अरहम को धोखा दे रही थी या मैं बेवकूफ़ बन गई। अपनी ही जिल्लत थी, अपनी ही रुसवाई थी। बिन्ते हवा के दुख अलग होते हैं, उनके गम अलग होते हैं।
बेवफाई पे रोती हैं, बेवकूफ़ बन जाने पर रोते हैं, किसी का एतबार खुद तोड़ें तब भी रोती हैं, सितम ये कि बता भी नहीं सकती, रुसवाई भी अपनी होती है। उफ़। अम्मी को उसने अरहम से झगड़े का कह दिया था। वो मुतमईन हो गई और उनकी मोहब्बत और झगड़ों से वाकिफ़ थीं। फिर भी उन्होंने 1 घंटा बैठकर इसे समझाया। अशु मेरी गुड़िया, अरहम तुम्हारा सिर्फ मंगेतर नहीं, अब अगले महीने तुम लोगों की शादी है। यूँ लड़ना झगड़ना ठीक नहीं बेटे। देखो मोहब्बत बेशक अपनी ताकत रखती है, मगर लड़ाई झगड़े बदगुमानियाँ मोहब्बत को कमज़ोर कर देती हैं। औरत नाज से बनी नाज की हकदार है, बेशक मगर मर्द का इसका वली है, इसका सरपरस्त है। कहीं बाप, कहीं भाई, कहीं शौहर के रूप में इसका हक ज़्यादा है। इसकी मोहब्बत का कर्ज नहीं होता। वो लम्हे भर को चुप हुई। अशु ने अपना सर झुकाकर उठाया तो आंसू साफ करती अम्मी की गोद में सर छुपा लिया और तड़प तड़प के रोई थी। अम्मी को तो पता भी नहीं था कि उनकी बेटी क्या कुछ सह कर आई है। वो भरम इस तरह रख देती थी जैसे सब जानती हूँ। बेशक खुदा ने माँ को ही ताकत दी है कि वो औलाद को, खुसूसन बेटी के चेहरे को पढ़ लेती है। माँ कुछ कहती नहीं है, वो सजदे से उठती है तो दुआ करती है, अल्लाह मेरे बच्चों को ठीक कर दे, उनकी परेशानियों को ख़त्म कर दे, उन्हें महफूज रख और औलाद को पता भी नहीं चलने देती। अम्मी उसके सर पर हाथ फेरती रहीं, पूछती रहीं क्या बात है अशु, मगर हमारी अशु दरिया बहाने में मसरूफ़ थी, कुछ नहीं सुन रही थी। अभी आगे बहुत आंसू लिखे थे तकदीर में।